चलिए दोस्तों, स्टार्ट करें आज का लेक्चर। मैं हूं नितिन कुमार छारी और आप सभी का वसंत एकेडमी पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो मुख्य रूप से मानव रोग के अंतर्गत जन्मजात रोगों से संबंधित है। इसके पहले जो हमारा जो लेक्चर कंप्लीट हुआ था वो रोग के क्लासिफिकेशन से संबंधित था, जिसमें हमने जाना कि रोग कितने प्रकार के होते हैं। कुछ रोग जन्मजात हैं, कुछ उपार्जित हैं। जन्मजात में भी जेनेटिकल, नॉन जेनेटिकल और उपार्जित में संक्रामक, गैर संक्रामक, यानी कि मोटे मोटे तौर पर देखें तो 4 प्रकार के रोग हैं। इन चारों प्रकार के रोगों के अंतर्गत हम आनुवंशिक और गैर आनुवंशिक यानी कि जन्मजात रोगों के अंतर्गत आने वाले रोगों को पढ़ने वाले हैं। ठीक, इसके पहले का लेक्चर अगर किसी ने नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, उसको ओपन करके आप पहले लेक्चर देख लें। फिर उसके बाद इस लेक्चर को अगर आप पढ़ेंगे तो पहले लेक्चर के पढ़ने से आपको वो बेसिक क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो शुरुआत करें आज का लेक्चर। यदि कोई व्यक्ति चैनल पर नया है तो उससे अनुरोध है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करे, लाइक करे और अच्छा लगे तो शेयर भी करे, जिससे बाकियों तक ये लिंक पहुंचाने से उनकी भी समस्या दूर हो जाए। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज का अपना लेक्चर। रोग मानव शरीर के अंदर उत्पन्न होने वाली एक ऐसी स्थिति है, एक ऐसी अवस्था है, एक ऐसी समस्या है जिससे व्यक्ति शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ महसूस नहीं कर पाता। अब जरूरी नहीं है केवल शारीरिक मानसिक की बात हो, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से भी यदि किसी ना किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है तो उसको भी हम रोग की कैटेगरी में रख सकते हैं। क्योंकि हमारा मुद्दा ये नहीं है आज कि भावनात्मक रोग क्या होते हैं, आध्यात्मिक रोग क्या होता है। आध्यात्मिक रूप से यदि आपके मन में किसी प्रकार की बुराई जन्म ले रही है तो वो आध्यात्मिक रोग है। भावनात्मक रूप से आप किसी भी प्रकार से किसी दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं, आपकी ऐसी भावनाएं हैं, आपके ऐसे विचार हैं जो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सकारात्मक नहीं बल्कि नकारात्मक हैं, तो ये भावनात्मक रोग है। ठीक, लेकिन हमारे परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो शारीरिक और मानसिक पूछे जा रहे हैं, इसलिए हमारा पूरा जो फोकस होगा शारीरिक और मानसिक रोगों पर होगा। शारीरिक रोग कहीं ना कहीं शरीर के किसी न किसी अंग को प्रभावित करते हैं, जिससे दैनिक दिनचर्या में जो हम कार्य कर रहे हैं वो प्रभावित होते हैं। मानसिक रोग आपके तंत्रिका तंत्र यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आदि सिस्टम को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, जिससे बॉडी की कंट्रोलिंग पावर शिथिल हो जाती है। 2 या 2 से अधिक ऑर्गन के बीच में जो कोऑर्डिनेशन हो रहा है वो प्रॉपर नहीं हो पाता। तो इसी प्रकार के अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा जन्मजात। ठीक, जन्मजात का मतलब होता है ऐसे रोग जो किसी व्यक्ति को जन्म के साथ ही हो रहे हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेने के साथ ही उन रोगों को लेकर पैदा हो जाता है, वो रोग कहलाते हैं आपके जन्मजात। ठीक, और इसके बारे में हम थोड़ा डेप्थ में पहले जा चुके थे, अब उसी चीज को रिवाइज करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो थोड़ा यहाँ पर एक बार से फिर उस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। थोड़ा ध्यान देना इस चीज पे कि जन्मजात रोग का क्या मतलब है। जन्मजात, जन्मजात को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्जेनाइटल। ठीक, ऐसे रोग जो व्यक्ति के जन्म के साथ उसके साथ मौजूद हों। ठीक, जैसे एक बच्चा है, ये छोटा सा बच्चा है, ठीक है, गर्दन ज़्यादा बड़ी बना दी मैंने, गर्दन तो है ही नहीं, मतलब चेहरा ज़्यादा बड़ा बना दिया है। ठीक है, तो ये बच्चा है, ये बच्चा जब पैदा हुआ तो इसके साथ ही एक रोग पैदा हुआ, इसके रोग साथ में ही आया। अब वो किसी प्रकार का हो सकता है, वो ऐसा भी हो सकता है कि इसकी अगली जनरेशन में वो ना जाए, वो ऐसा भी हो सकता है कि इसकी अगली जनरेशन में वो रोग ट्रांसफर हो जाए। अगर वो ट्रांसफर हो जा रहा है तो उसको हम कह रहे हैं आनुवंशिक। क्या कह रहे हैं? आनुवंशिक, यानी कि जेनेटिकल डिसीज। इसके माता पिता, ये मेल और फीमेल, इस माता पिता से इसका जन्म हुआ, ये चाइल्ड है। अब इस चाइल्ड में जो रोग आ रहा है वो 2 प्रकार से है, वो आनुवंशिक है, वो गैर आनुवंशिक भी हो सकता है। वो कैसा हो सकता है? गैर आनुवंशिक। क्यों हो सकता है गैर आनुवंशिक? उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे कारण ये है कि जब ये बच्चा अगली जनरेशन को जन्म देगा तो उस अगली जनरेशन के अंदर जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनमें ये रोग ट्रांसफर नहीं होगा जिस रोग से ये ग्रसित हैं, तो ऐसे रोग कहलाएंगे गैर आनुवंशिक। और यदि ये बच्चा जिस रोग से जन्मजात रूप से ग्रसित है
और इसने अगली जनरेशन को जन्म दिया और उसके अंदर वो रोग चला गया तो वो कहलाएगा आनुवंशिक। अब आनुवंशिक रोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आपने सेल वाला टॉपिक अगर अच्छे से पढ़ा होगा, जो कि मैंने आपको एक सेल के पूरे टॉपिक पे अच्छे से आपको स्टडी कराई है। अगर आपने सेल वाला टॉपिक भी नहीं पढ़ा है तो आपको एक प्लेलिस्ट में कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा कोशिका वाला टॉपिक, वहां से उसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक। तो आनुवंशिक वे पदार्थ होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी क्या करते हैं, आपके लक्षणों को ट्रांसफर करते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, ठीक है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन क्या कर रहे हैं, लक्षणों का ट्रांसफर कर रहे हैं। ऐसे लक्षण आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं और जिससे ये जुड़े हैं वो आनुवंशिक पदार्थ कहलाते हैं। अब वो आनुवंशिक पदार्थ कौन से हैं? तो वो आनुवंशिक पदार्थ हैं आपके डीएनए या गुणसूत्र, ठीक है, ये आनुवंशिक पदार्थ हैं। अब ये जो डीएनए है इसी की एक इकाई होती है जिसको अपन कहते हैं जीन। इसी को आप क्या कह रहे हो, आनुवंशिक इकाई या डीएनए की इकाई, ठीक है। तो यदि किसी व्यक्ति के शरीर में जन्म के साथ ही डीएनए, जीन और गुणसूत्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो, जो उसकी संख्या में परिवर्तन के होने से हो, जो उसकी संरचना में परिवर्तन होने से हो, किसी भी प्रकार के इनके अंदर आने वाले परिवर्तन जेनेटिकल डिसीज कहलाते हैं। आनुवंशिक रोग तभी होंगे जब उस व्यक्ति के जीन, डीएनए और गुणसूत्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने से रोग पैदा हो रहा है, तो वो रोग आनुवंशिक रोग होंगे। लेकिन गैर आनुवंशिक रोग ऐसे रोग होंगे जिनके अंदर इस प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन वो जन्म के साथ माता पिता से कहीं ना कहीं उसको प्राप्त हो गया है। इसमें मुख्य रूप से संभावना ये होती है कि माता से वो रोग प्राप्त हुआ हो। कैसे? जैसे कोई महिला गर्भवती है, गर्भवती होने के साथ उसको किसी भी प्रकार से चोट लग जाए, पोषण की कमी हो जाए, या किसी प्रकार से उसको कहीं ना कहीं रोग ऐसा हो जाए जो बच्चे के अंदर जाए, तो ऐसा रोग कहलाएगा जन्मजात। और वो रोग अगर आगे चल के ट्रांसफर नहीं हो रहा है, वो आनुवंशिक पदार्थों को हिट नहीं कर रहा है, वो आनुवंशिक पदार्थों को प्रभावित नहीं कर रहा है, तो गैर आनुवंशिक कहलाएगा। इतना समझ गए होंगे। आनुवंशिक रोगों के अंतर्गत आप आगे पढ़ेंगे तो आपको दो प्रकार के रोग नजर आएंगे। आनुवंशिक रोगों को भी दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक तो पहले रोग दो भागों में बांट दिए थे, कौन कौन से? जन्मजात और उपार्जित। फिर जन्मजात रोगों को भी दो भागों में बांटा, आनुवंशिक, गैर आनुवंशिक। फिर आनुवंशिक रोगों को भी दो भागों में बांट रहे हैं। तो पहला है मेंडेलियन डिसऑर्डर, मेंडेलियन विकार, और दूसरा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर यानी कि गुणसूत्रीय विकार। यानी कि यदि किसी व्यक्ति के गुणसूत्र में परिवर्तन होने से रोग पैदा हो रहा है तो वो गुणसूत्रीय विकार है। यदि किसी व्यक्ति के जीन में परिवर्तन होने से रोग हो रहा है तो वो मेंडेलियन डिसऑर्डर है। इसके अंदर आप मुख्य रूप से पढ़ते हैं, पहला हीमोफीलिया, ठीक है, और दूसरा वर्णांधता। वर्णांधता का मतलब होता है इंग्लिश में कलर ब्लाइंडनेस, जिसमें आप लाल और हरे रंग के अंतर को नहीं पहचान पाते, ठीक है। गुणसूत्रीय विकार के अंतर्गत आते हैं आपका सबसे पहला पटाऊ सिंड्रोम। क्या? पटाऊ। पटाऊ शब्द तो सुना ही होगा ना, पटाऊ, ठीक है। दूसरा है एडवर्ड सिंड्रोम। तीसरा है आपका, मैं सोच रहा हूं कि क्रम से ही बताऊं, डाउन्स सिंड्रोम। चौथा है आपका टर्नर्स सिंड्रोम। पांचवा है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। इसके अलावा एक और है क्राई डू चैट। क्राई डू चैट या क्राई टू चैट दोनों ही मिल जाते हैं कभी कभी कहीं कहीं अलग अलग किताबों में नाम। तो ये जो 6 रोग हैं, ये 6 गुणसूत्रीय विकार हैं, ये 2 रोग हैं वो मेंडेलियन डिसऑर्डर, लेकिन ये 6 और 2 8,
ये 8 के 8 डिसीज जो है आपके जेनेटिकल डिसीज हैं। इसके अलावा और भी हैं, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से ये 8 इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो आई होप समझ में आए होंगे जेनेटिकल डिसीज कौन से, नॉन जेनेटिकल कौन से हैं। तो जेनेटिकल डिसीज ऐसे डिसीज होते हैं जो किसी भी गुणसूत्र, जीन, डीएनए आदि में परिवर्तन होने से माता पिता के अंदर इस प्रकार के परिवर्तन हैं, तो बच्चे के अंदर ये परिवर्तन दिखाई देते हैं, जिससे एक रोग पैदा होता है। वो रोग कहलाता है आनुवंशिक रोग। और इस प्रकार से अगर स्थिति नहीं बन रही है, और स्थिति क्या बन रही है कि माता पिता में से, माता से या किसी प्रकार के बच्चे के अंदर ये इंडिविजुअल बच्चे के अंदर रोग दिख रहा है, माता पिता में भी नहीं है, मान के चलो बच्चा अगला जनरेशन जो जन्म दे रहा है उसके अंदर भी रोग वो पैदा नहीं हो रहा है, बस वो इंडिविजुअल बच्चे के अंदर ही दिखाई दे रहा है, तो फिर वो रोग कहलाएगा गैर आनुवंशिक। लेकिन जन्म के साथ आ रहा है तो जन्मजात है। ठीक, चलिए एक एक करके रोग पे बात करेंगे। जन्मजात रोग के अंतर्गत सबसे पहले हम बात करेंगे कि जन्मजात रोग की क्या परिभाषा है। तो वह रोग जो व्यक्ति के जन्म से ही उपस्थित होते हैं जन्मजात रोग कहलाते हैं, जिन्हें दो श्रेणी में बांटा गया है। पहला है आपका गैर आनुवंशिक, दूसरा आनुवंशिक। गैर आनुवंशिक क्यों पहले लिखा है, क्योंकि ये कम इंपॉर्टेंट है और कम संख्या में ये इनकी कहीं ना कहीं पेपर में देखते हैं, इसलिए इनको पहले निपटा लेते हैं। इसके अंतर्गत देखो, आपने कुछ बच्चे ऐसे देखे होंगे जिन बच्चों के होठ के ऊपर, नाक और होठ के बीच में लगी हुई एक हल्की सी ऐसी टेढ़ी फटी हुई संरचना होती है, वो एक रोग कैसा कहलाता है, जन्मजात। अब ये बच्चा जब अगले बच्चे को जन्म देगा, ठीक है, जब ये बच्चा बड़ा हो जाएगा और ये इसकी शादी हो जाएगी और इसके बाद ये अगले बच्चे को जन्म देगा, तो उस बच्चे के अंदर ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी, है ना, वो ऐसा बच्चा रहेगा स्वस्थ। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, इस बच्चे के अंदर इसके माता पिता को ये रोग नहीं होगा, इसी में ही होगा, वो किसी भी कारण से हो सकता है। तो ऐसी स्थिति जब ये बच्चा भी आगे बच्चे को जन्म दे रहा है तो उसको भी ये रोग नहीं हो रहा है, बस यही बच्चा ऐसा इस रोग से प्रभावित है, तो ये गैर आनुवंशिक हो गया। कहीं कहीं आपने ये भी देखा होगा कि इसकी जो तालू है, इस तरीके से तालू में भी गैप पाया जाता है, ऊपर से तालू फटी हुई होती है, तो वो भी एक इसी प्रकार का रोग है। ठीक है, वह रोग जो जन्मजात तो होते हैं परंतु एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी स्थानांतरित नहीं होते, गैर आनुवंशिक कहलाते हैं। ठीक है, इस चीज को सीधा सीधा याद रख लेना। ऐसे रोग जो जन्मजात तो होते हैं लेकिन एक से दूसरी पीढ़ी में नहीं जा रहे, वो कहलाते हैं आपके गैर आनुवंशिक। जैसे शारीरिक विकलांगता, ठीक है, ये फिजिकल डिसऑर्डर ही है एक प्रकार से। तो शारीरिक विकलांगता के अंतर्गत जो जन्मजात विकलांगता है वो सारी सारी गैर आनुवंशिक। अब उसमें कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं परीक्षा में, तो फिर ये क्लब फुट यानी कि पैर का अंदर की ओर मुड़ा होना, है ना, पैर जो हैं वो आगे से थोड़े पीछे की ओर मुड़े होते हैं, टेढ़े टाइप के होते हैं, तो ये भी आपका गैर आनुवंशिक है। कटे फटे होठ या तालू को होना, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट, सेरेब्रल पाल्सी और हर्निया। ठीक है, इन दोनों को थोड़ा अलग से देख लेते हैं क्योंकि परीक्षा में इनसे क्वेश्चन बन जाता है। ये आपको दिखाई दे रहा है सेरेब्रल पाल्सी का उदाहरण। ठीक है, ऐसे कुछ बच्चे जो जन्म से ही इस प्रकार की स्थिति में पैदा हो रहे हैं, तो वो बच्चा जो है वो जन्मजात रोग से पीड़ित है, और वो जन्मजात रोग किस कैटेगरी का है, गैर आनुवंशिक। ठीक है, यह विकारों का एक समूह होता है, इसमें कोई एक रोग नहीं होता है, इसके अंदर कुछ अन्य प्रकार के रोगों का समूह है जो किसी बच्चे या व्यक्ति में संतुलन और मुद्रा को बनाए रखने की क्षमता को प्रभावित करता है, यानी कि आपके नर्वस सिस्टम को इफेक्ट कर रहा है। सेरेब्रल का अर्थ होता है मस्तिष्क से, ठीक है, सेरेब्रल का मतलब मस्तिष्क से होता है। आप जब तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे तो इससे संबंधित एक शब्द वहां पे पढ़ते हैं अपन, सेरिबेरम, सेरिब्रल, सेरिब्रम, ऐसा करके कुछ भाग होते हैं। सेरिब्रम सोचने समझने की क्षमता पर नियंत्रण करता है, सेरिबेलम आपके शरीर को संतुलित बनाए रखना है, सेरिब्रल पेंडिकल आपके दो या दो से अधिक अंगों को जोड़ रहा है। तो ऐसा करके आपके ये जो सेरिब्रम शब्द है वो मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है ना, तो सेरिब्रल भी आपके वहीं से जुड़ा हुआ है। सेरेब्रल पाल्सी इसी प्रकार का एक रोग है जो आपके मस्तिष्क को प्रभावित कर रहा है। ठीक है, जबकि पाल्सी का अर्थ क्या है, कमजोरी, यानी मांसपेशियों में किसी प्रकार की कमजोरी, आपके मस्तिष्क के अंतर्गत जो मांसपेशियां हैं उनमें किसी प्रकार की कमजोरी आ जाती है तो उसको कहते हैं सेरेब्रल पाल्सी। ठीक है, ऐसा अक्सर जन्म से पहले मस्तिष्क में चोट लगने के कारण होता है। जब माँ के गर्भ में कोई बच्चे का पालन पोषण हो रहा है, भ्रूण का विकास हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में यदि किसी प्रकार से चोट लग जाती है गर्भवती महिला को, तो
उसके चोट लगने से यदि बच्चे का जो गर्भ में पल रहे बच्चे के मस्तिष्क की मांसपेशियां प्रभावित हो जाती हैं या किसी प्रकार से डैमेज हो जाती हैं, तो ऐसी स्थितियों में वो इस प्रकार का रोग लेकर पैदा होता है। इसीलिए गर्भवती महिलाएं जो होती हैं उनका विशेष ध्यान रखा जाता है। ठीक है, अगला है आपका हर्निया। हर्निया में आप देख रहे हैं कि जो बच्चे होते हैं उनके शरीर पे इस तरह से छोटी छोटी गांठें पाई जाती हैं। हर्निया तब होता है जब कोई आंतरिक अंग मांसपेशियां या ऊतकों के किसी कमजोर हिस्से को धक्का देती है ना। तो यहाँ पे एक एक शब्द को ध्यान से समझना। हर्निया जैसा जो रोग है वो तब होता है जब आंतरिक अंग मांसपेशियां या ऊतकों को, यानी कि आपका अंग अंदर का जो अंग है वो मांसपेशियों को या ऊतकों को बाहर की ओर धक्का दे रहा है। धक्का देने से क्या होता है, वो उभर कर आ जाते, गांठ जैसी संरचना दिखाई देती है। इसलिए आपको इस प्रकार से ये संरचना दिखाई देती गांठ जैसी, इसको आप कहते हैं हर्निया। ठीक है, तो ये रोग है हर्निया। अधिकांश हर्निया पेट के निचले हिस्से के भीतर या छाती या कूल्हे के आसपास दिखाई देते हैं, यानी कि निचले हिस्से में या पेट के आसपास ये छोटी छोटी सी गांठें दिखाई देती हैं, जिसे हम क्या कह रहे हैं, हर्निया कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ रोग हैं जो आपको याद रख लेने हैं कि कौन से रोग जो गैर आनुवंशिक हैं। और गैर आनुवंशिक का मतलब ऐसे रोग जो जन्म के साथ तो हो रहे हैं लेकिन आगे चल के अगली पीढ़ी में नहीं जा रहे हैं, जिसके अंदर आप कटे फटे होठ या तालू का होना, ये भी एक प्रकार का गैर आनुवंशिक है। सेरेब्रल पाल्सी भी है, हर्निया भी है और क्लब फुट, ये कुछ 4 से 5 रोग हैं जो आपके गैर आनुवंशिक हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है आपका आनुवंशिक रोग। तो वह रोग जो किसी जीन, डीएनए और गुणसूत्र की संरचना, ठीक है, साथ ही साथ उसकी संख्या आदि में परिवर्तन के कारण उत्पन्न हो, वो रोग कहलाते हैं आपके आनुवंशिक रोग। इस चीज को अच्छे से याद रखना। ऐसे रोग जो किसी व्यक्ति के अंदर उसके डीएनए, जीन और गुणसूत्र के आदि में परिवर्तन होने से पैदा हो रहे हैं, तभी वो कहलाएंगे आनुवंशिक रोग। ठीक, अब कभी कभी क्या होता है, किसी को डायबिटीज हो गई है तो उनके मम्मी पापा को है, बच्चे को भी हो गई है, तो फिर अब ये समझ में आता है, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि भैया डायबिटीज भी जेनेटिकल हुई है ना। या फिर अगर किसी के बाल झड़ रहे हैं तो माता पिता में से पिताजी के बाल झड़ रहे हैं तो बच्चे के भी बाल झड़ रहे हैं, है ना, तो वो भी जेनेटिकल हुई। ऐसा नहीं है, जेनेटिकल डिसीज नहीं है। बाल झड़ना एक कवक से होने वाली बीमारी है और डायबिटीज जो है वो कहीं ना कहीं आपके गैर आनुवंशिक और गैर संक्रामक बीमारी है जो कि इंसुलिन की कमी से होती है। ठीक, तो उनका कारण अलग है, उनके होने का फैक्ट अलग है। ठीक है, यहाँ पे आपको जेनेटिकल डिसीज होगी तो तभी होगी जब आपके जीन में, आपके डीएनए में और गुणसूत्र में किसी प्रकार का परिवर्तन दिखे, वो चाहे उसकी संरचना में परिवर्तन हो, वो चाहे उसकी संख्या में परिवर्तन हो। ठीक, अब ये 2 प्रकार के, एक मेंडेलियन डिसऑर्डर है, एक गुणसूत्रीय विकार यानी कि गुणसूत्रीय डिसऑर्डर। मेंडेलियन के अंतर्गत आपको हमने बताए थे कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। ठीक है, यह रोग एक जीन के रूपांतरण या उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। जब आपके शरीर के किसी एक विशिष्ट जीन में रूपांतरण हो जाए, ठीक है, या उसमें उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन हो जाए, इन दोनों स्थिति के कारण ही वो रोग उत्पन्न होगा, जिसे मेंडेलियन डिसऑर्डर कहेंगे। और वो किसी न किसी जीन के अंदर इस प्रकार के परिवर्तन को देखने के बाद ही उत्पन्न होगा। इस रोग की वंशागति मेंडल के नियमों पर आधारित है। जिस तरीके से हमने मेंडल के नियम पढ़े थे ना कि भैया ये x और x है, ये x और y है, फिर उसके बाद से ये x इस x से क्रिया करेगा तो इस प्रकार से x और x दिखेंगे, ये इससे करेगा तो x और y आएंगे। ठीक है, ये इससे क्रिया करेगा तो फिर x और x आएंगे, और ये इससे करेगा तो x और y। ठीक, अब ये इस प्रकार से गुणसूत्र एक से दूसरे से क्रिया करके अगली पीढ़ी में बन रहे हैं, जा रहे हैं। तो इसी प्रकार के मेंडेलियन जो डिसऑर्डर होंगे वो मेंडल के द्वारा बताए गए आनुवंशिकता के नियमों के आधार पर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं यह रोग वंशागति जो हो रही है इसके अंदर मेंडल के नियमों के आधार पर हो रही है। और मेंडल के नियम कितने हैं, 3। कौन कौन से हैं, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना। ठीक है, और यदि मेंडल के नियमों को नहीं पढ़ा है तो वो भी आपको एक प्लेलिस्ट में मेंडल के नियम मिल जाएंगे। ठीक है, और वो टॉपिक होगा आपका संभवतः जैव विकास और आनुवंशिकी। ढूंढ लेना प्लेलिस्ट में, जैव विकास और आनुवंशिकी मिल जाएगा, वहाँ से जेनेटिक्स आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है,
इसके अंतर्गत निम्नलिखित रोग आते हैं, वो कौन कौन से हैं? तो हीमोफीलिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, सिकल सेल एनीमिया है, थैलेसीमिया है, फिनाइल कीहोनूरिया, ये कुछ रोग जो हैं वो मेंडेलियन डिसऑर्डर हैं। और परीक्षा में जो ज़्यादातर प्रश्न पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा आपके हीमोफीलिया से और कलर ब्लाइंडनेस से, ठीक है। इसके अलावा पूछा जाएगा तो नाम पूछेगा, सिकल सेल एनीमिया किस प्रकार का रोग है? तो जेनेटिकल है, जेनेटिकल में कौन सा है? मेंडेलियन है। ऐसे ही थैलेसीमिया है, ऐसे ही फिनाइलकीटोनुरिया है। तो ये सारे जो रोग है वो कहीं ना कहीं किस प्रकार के हैं? मेंडेलियन, जो कि आनुवंशिक रोग के अंतर्गत आते हैं, ठीक। आनुवंशिक रोग के अंतर्गत जो रोग का दूसरा प्रकार है वो है गुणसूत्री विकार। यह रोग मुख्य रूप से जीवों के गुणसूत्रों की संरचना और उनकी संख्या में परिवर्तन के कारण पैदा होते हैं, जिसके अंतर्गत आते हैं आपके डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, और छठवा है क्राइटू-चैट, ठीक है, क्राई-डू-चैट। ये रोग जब होता है तो ऐसी स्थिति में वो जिस बच्चे को रोग हो रहा है वो बच्चा क्या हो रहा है, जैसे ये गुणसूत्र है, पांचवी जोड़ी जो गुणसूत्र है उसका जो एक्स और एक्स जो गुणसूत्र होता है उसमें से एक जोड़ी प्रभावित होती है, उसकी संरचना में परिवर्तन आ जाता है। देखो दोनों में से मैंने एक थोड़ा डिफरेंट बनाया है, ये वाला, ठीक है। तो ऐसा होने से वो बच्चा जो है जब रोता है तो बिल्ली जैसी म्याऊं म्याऊं आवाज में रोता है, जैसे बिल्ली रोती है ना उसी प्रकार से बच्चे के रोने की आवाज निकलती है, इसलिए ये इस रोग को क्राई-टू-चैट यानी कि बिल्ली जैसी आवाज निकलती है, इसलिए इसका नाम रखा है क्राई। क्राई यानी कि रोना, टू चैट या कैट भी आता है, क्राई-टू-कैट, क्राई-डू-कैट, ऐसा करके अलग अलग किताब में अलग अलग नाम मिलते हैं, वो अलग अलग प्रकार के उदाहरण हैं, ठीक है। अब टोटल आनुवंशिक रोगों में हम देखें तो इंपॉर्टेंट कौन सा है? तो हीमोफीलिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, सिकल सेल एनीमिया है, थैलेसीमिया है, फिनाइलकीटोनुरिया है, डाउन सिंड्रोम है, पटाउ सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है और एडवर्ड सिंड्रोम है, ठीक है। इस चीज को आप क्या करेंगे? स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब इस चीज को नोट करेंगे और नोट करने के बाद इसको याद करेंगे कि आपके जेनेटिकल डिसीज के अंतर्गत कौन कौन से हैं। तो जेनेटिकल डिसीज के अंतर्गत ये लगभग 10 इंपॉर्टेंट रोग हैं जो कहीं ना कहीं परीक्षा में पूछ लेते हैं। इनमें से ये जो 5 हैं वो मेंडेलियन डिसऑर्डर है और ये जो 5 हैं वो गुणसूत्री विकार हैं, ठीक है। तो आज का हमारा जो लेक्चर था वो यहीं पे समाप्त हो जाता है। इसके बाद अगला लेक्चर जो होगा वो आपका संबंधित होगा इन सब बातों से, ये डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम क्या होते हैं, कैसे काम कर रहे हैं, कैसे परीक्षा में क्वेश्चन आ रहे हैं, हीमोफीलिया क्या होता है, और ये बाकी के एक एक दो दो रोगों को एक एक कैटेगरी में बना के पढ़ते जाएंगे, ठीक। तो मुलाकात अगले लेक्चर में होगी, बहुत जल्द होगी। तब तक के लिए आप जो पढ़ाया गया उसको नोट करें और याद करें, उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव लगाएं, जिससे आपका जो डाउट है वो दूर हो जाए। इसके अलावा अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जिसका मैं उसी समय या आगे आने वाले समय में जब मैं फ्री रहूँगा तो पढ़ के आपका वहाँ पर आंसर दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए मुलाकात अगले लेक्चर में होगी, तब तक के लिए जय हिंद।